अंग्रेज़ों के विरुद्ध नारे लगवाए जाते थे, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज़ों को निकाल दिया जाए। हमारी माताजी बहुत भयभीत होती थी। वो कहती थी भाई उस स्कूल में नहीं जाना, क्योंकि गोरे सुन लेंगे तो तुम्हें पकड़ के जेल में घेर दें। हमने सुने हैं कि आज आज़ादी आने वाली है, रात को राज दिवाली होगी, तो पूरे गांव में दीपक जलाए गए। बहुत ही प्रसन्नता रही, कोई नहीं सोया। और क्रांतिकारी छिप जाते थे, रात में वो काम करते थे, कहीं तार काट दिए, कहीं रेल उखाड़ दी, और लोगों को भयभीत करने के लिए खेतों के बीचों बीच उन्होंने तांगा चला दिया। ड्रेस कहीं गांव गंवेने जाने के लिए पूरे परिवार की एक ही ड्रेस होती थी। यदि किसी के पास साइकिल होती थी तो साइकिल वाला आदमी ऐसा समझा जाता जैसे कार वाले की भी इतनी कीमत नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशवासियों में बड़ा उत्साह है। घर घर तिरंगा लगाया जा रहा है, बाइक रैलियां निकाली जा रही हैं। तस्वीरों में आप जिस सम्मानित बुजुर्ग को देख रहे हैं, इनका नाम चौधरी बीर सिंह है, रिटायर्ड हेड मास्टर हैं, और इन्होंने वो पहली सुबह देखी है जब देश गुलाम भारत से आज़ाद भारत हुआ था। ताऊ जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन चौधरी। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय आपकी उम्र क्या थी, कौन सी कक्षा में आप पढ़ते थे, और वो आज़ादी की पहली सुबह कैसी थी? पहली 15 अगस्त 1947 के विषय में आप पूछ रहे हैं। उस समय मैं कक्षा 2 का विद्यार्थी था। पूरे क्षेत्र में एकमात्र प्राथमिक विद्यालय रणदेवा गांव में था। बड़े बड़े 1-2 आदमी जो शिक्षित हर गांव में थे, वो सब रणदेवा स्कूल के ही विद्यार्थी रहे हैं। वहीं पर मैंने वो शिक्षा पाई। उस दिन पहले बड़ी जागृति थी। हम लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध नारे लगवाए जाते थे, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज़ों को निकाल दिया जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, महात्मा गांधी की जय, इस तरह के घोषणाएं की जाती थी। और हम आकर के फिर घर बताते थे कि हमारे स्कूल में इस तरह के नारे लगवाए जाते हैं। तो हमारी माताजी बहुत भयभीत होती थी। वो कहती थी भाई उस स्कूल में नहीं जाना, क्योंकि गोरे सुन लेंगे तो तुम्हें पकड़ के जेल में घेर देंगे। गोरे कहते थे उस समय अंग्रेज़ों को कि गोरे सुन लेंगे, कोई सुन लेगा, ऐसा ना बोले करो वहाँ, और वहाँ जाना बंद कर दो बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे गुरुजी प्रधान अध्यापक मास्टर मुल्की सिंह सड़ौली वाले, वो भी उस टाइम के क्रांतिकारियों में ही शामिल थे, समझो थोड़े बहुत जागृति थी उनमें। वो प्रधान अध्यापक थे और वो इस तरह के नारे लगवाया करते थे। तो उस दिन 14 तारीख में सब जगह एक बड़ा प्रफुल्लता का वातावरण था। हमें तो कोई विशेष बोध नहीं है, चूँकि हमें स्वतंत्रता और प्रतंत्रता का कोई आभास ही नहीं था। हम तो बालक थे उस समय पर। लेकिन लोग बड़ी खुशी से हंसते हुए, बोलते हुए, हमने सुने हैं कि आज आज़ादी आने वाली है, रात को राज दिवाली होगी, आज रात में राज दिवाली होगी, इस तरह की बातें हमने सुनी। फिर हम गांव में आए तो गांव में आकर के यहाँ भी तैयारी थी, हमारे गांव के लोगों ने कर रखी थी। तो सबको कहा गया कि हर घर में दीपक जलाए जाएंगे दिवाली की तरह से, और इसका नाम रखा गया राज दिवाली। तो पूरे गांव में दीपक जलाए गए। बहुत ही प्रसन्नता रही, कोई नहीं सोया उस दिन। बच्चों के अंदर तो बहुत ज़्यादा उत्साह था। और रात्रि में 2 ढोल वाले बुलाए गए, उन्होंने ढोल बजाए
और पूरा गांव जिसमें महिलाएं भी थी, आबाल वृद्ध सब उसमें शामिल थे। और गांव की गलियों में झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये प्रार्थना चल रही थी। और बीच बीच में रुक रुक करके अपने नेताओं के जय घोष किए जा रहे थे। तो आपने ये गीत गाया था, झंडा ऊंचा रहे हमारा? हाँ, जिस समय झंडा अभिवादन हुआ हमारे गांव में, सबसे ऊंची लकड़ी तलाश करके जमोए की, उस टाइम पे जमोया ही सबसे बड़ा वृक्ष होता था, तो उसकी लकड़ी उसमें गाड़ दी गई थी स्तंभ के रूप में, और उसके ऊपर झंडा बांध दिया गया था। तो हमसे पूछा गया, एक हमारे महाशय सहीराम जी थे जो आयोजक थे इस कार्यक्रम के, कि किसी को आज झंडे की प्रार्थना है? तो मैं और मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे मित्र वीरेंद्र पाल सिंह, जो बाद में पुलिस इंस्पेक्टर रहे, बड़े धाकड़ इंस्पेक्टर रहे, गांव के प्रधान भी रहे, गांव में बेहद सुधार भी उन्होंने कराया, मैं उनके साथ मिलकर के हमने दोनों ने झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, एक साथ सब मिलकर गाओ, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये प्रार्थना हमने बड़े उत्साह के साथ करवाई थी और फिर जय घोष हुआ था। इसके बाद जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय आपकी उम्र 10 वर्ष थी, तो क्या आपने अंग्रेज़ों की यातनाएं भी देखी? जिस प्रकार से वो दंड देते थे, कुछ आपने भी देखा प्रत्यक्ष रूप से? हाँ, प्रत्यक्ष रूप से मैंने, यहाँ के एक इंस्पेक्टर थे नकुड़ कोतवाली के, जिनको उस टाइम पर डैलियन साहब कहा जाता था। तो यहाँ हमारा प्यारे जी महाराज का जो मंदिर है, ये क्रांतिकारियों की शरण स्थली था। यहाँ के प्रसिद्ध क्रांतिकारी महंत जगन्नाथ दास जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। उस समय वो तो जेल में थे महंत जी, और क्रांतिकारी छिप जाते थे, रात में वो काम करते थे, कहीं तार काट दिए, कहीं रेल उखाड़ दी, और इस तरह से सरकार को दुखी करने का कार्यक्रम उनका चल रहा था। तो डैलियन साहब उनको पकड़ने के लिए दिन में करीब 2-2:30 बजे की बात होगी, मौसम था, गेहूं पके खड़े थे, मार्च अप्रैल का महीना था। तो इधर से शोर होता हुआ गांव में आया कि दरोगा जा रहा उन्हें पकड़ने के लिए, जो मंदिर में रहते हैं, जो तार काटते हैं। तो सबने किवाड़ बंद कर लिए, भयभीत थे, दरोगा के नाम से कांपते थे उस समय। तो जो हमारे गली में हमारे दरवाजे के सामने से निकले, तो वो दृश्य मुझे याद है कि तांगा था, तांगा कहते थे उसे, बैल जुड़े हुए थे, उसमें बड़े तकड़े बैल 2, और 3-4 सिपाही बड़े बड़े लंबे लठ लिए हुए आगे थे, 3-4 पीछे थे, और एक बहुत मोटा काले रंग का आदमी अकेला ही उसमें बैठा हुआ था। रास्ता रणदेव जाने का कोई था ही नहीं, रास्ते तो कुछ थे ही नहीं उस समय। तो गेहूं के जो खेत पके हुए थे, कोई उन्हें रोकने वाला तो था नहीं। पके खेत में चाहे किसान का कितना ही नुकसान हो रहा हो, उन्हें इस बात का कोई आभास नहीं हुआ, और लोगों को भयभीत करने के लिए खेतों के बीचों बीच उन्होंने तांगा चला दिया और वो मंदिर में चले गए। इसके बाद हम तो अपने गांव में ही रहे, लेकिन अगले दिन हमने सुना कि जो तार काटने वाले या इस तरह के स्वतंत्रता के युद्ध में भाग लेने वाले नौजवान थे, वो तो कहीं छिपे हुए थे, और यहाँ छोटे महंत परिवर्तन दास थे, जो मूल रूप से शहर मऊ के रहने वाले थे, और वो छोटे महंत थे। महंत जगन्नाथ दास जी के बाद सारा उत्तरदायित्व मंदिर का उन्हीं पर रहता था। कि दरोगा जी ने उनको पकड़ लिया, और पकड़ करके मंदिर में ही उनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया, बहुत ज़्यादा मार दी गई, लेकिन उन्होंने तनिक भी कोई पता क्रांतिकारियों का नहीं दिया। इतना फिर अगले दिन गांव में चर्चा हुई, इतना आंखों देखा तो नहीं मैं कह सकता ऐसे, लेकिन इतना सुना है कि इस तरह से मंदिर में ऐसी हरकत पुलिस ने कल की है। ये भी फिर सुना कि महंत जी ने दुखी होकर के ये कहा कि डैलियन, तुमने हमारे आदमियों को इस तरह से परेशान किया है, ज़्यादा
अत्याचार किया है उनके ऊपर। और मैं जिस दिन कांग्रेस सरकार होगी उस दिन मेरा ये संकल्प है कि तुम्हें बर्खास्त कराऊंगा। आज़ादी से पहले मतलब किस तरीके का ग्रामीण परिवेश था, किसानों की हालत किस प्रकार की थी? ग्रामीण परिवेश के बारे में यदि ध्यान रखा जाए, मैं ग्रामीण क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। शहर के वातावरण का तो मुझे कुछ बोध नहीं है, लेकिन गांव, अपने जैनपुर गांव की ही बात मैं बताता हूँ कि गांव में 1-2 मकान के अलावा कोई पक्का मकान नहीं था। पूरा गांव कच्चा था। चलने के लिए रास्ते सब कच्चे थे, कीचड़ से भरे हुए थे और बड़ी गरीबी की हालत थी। कपड़े फटे पुराने लोग पहनते थे। एक ड्रेस कहीं गांव गमेने जाने के लिए पूरे परिवार की एक ही ड्रेस होती थी और सक्षम नहीं थे कपड़े बनाने के लिए, और उसे ही बदल करके दूसरे लोग ले जाते थे। भाई आज मुझे जाना है, वो ड्रेस दे दो, इसमें धोती कुर्ता और दुपट्टा ये होते थे। और किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी, नंगे ही रहे थे, अधनंगे। और खाने पीने के लिए अनाज किसान के पास ज़्यादा नहीं होता था। हमारे क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का अभाव था। रहट से यहाँ खेती की जाती थी, उससे थोड़े 2-4 बीघे गेहूँ बो लिए जाते थे, बाकी चने की खेती होती थी यहाँ। और ये भी हमने साथ साथ देखा है कि किसान जो था वो जमींदार के मातहत था। भूमि का असली मालिक अंग्रेज़ों ने जमींदार को बनाया था और जमींदार किसान से माल गुजारी वसूल करता था। और कभी कभी वो माल गुजारी कम दूरी में किसान नहीं दे पाता था, उनको हाथ जोड़ता था उनके सामने, सेठ जी अब कर दूँगा, लेकिन नहीं बन पाती थी। इसके बाद फिर उसे चेतावनी देने के लिए कोई तहसील में कोई चेतावनी भरा कोई कार्यवाही करते थे, जिसको नालिश कहते थे। उस समय की भाषा में नालिश कहते थे। जिस किसान की नालिश हो जाती थी वो बड़ा भयभीत हो जाता था, भाई मेरी तो नालिश होगी, मेरी तो नालिश होगी, अब की बार मेरी ज़मीन छूट जाएगी अगर ना बनी। तो रिश्तेदारियों में इधर उधर प्रयास करता था, मुझे भाई कोई पैसा दे दो, नहीं तो मेरी ज़मीन छूटने वाली है। तो रिश्तेदारियों में से खसोट करके मांग करके कुछ धनराशि लाते थे और उनको लालाओं को दे करके अपनी ज़मीन बचाते थे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था रिश्तेदारियों में से भी पैसा नहीं मिलता था, तो फिर वो उसे बेदखल कर देते थे। ज़मींदारों को इतनी पावर थी कि वो किसान से वो ज़मीन छुड़वा करके किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते थे और वो माल गुजारी फिर उससे लेना शुरू कर देते थे और वो भूमि विहीन हो जाता था वो व्यक्ति। तो देखिए उसकी क्या दशा होती होगी। जहाँ तक अनाज की बात है, अनाज जितना वो पैर करते थे अपने हाथ से काटते थे गेहूँ को, बैलों से उसको गाते थे और सूप से, जहाज से, छाछ से हवा में उसको उड़ाते थे। बड़ी मेहनत करते थे रात दिन। और जब वो अनाज तैयार हो जाता था तो अगले दिन फिर जमींदारों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी जिन्हें लढ़े कहते थे। उस टाइम की भाषा में उनको लढ़े बोलते थे। पखड़ होती उनमें पड़ी हुई और बड़े बड़े बैल होते, वो पैर में ला करके उसे खड़ी कर देते और पैर में जितना भी अनाज होता था और घास भी, भूस भी, उसे लोग भर ले जाते थे। तो इस तरह किसान के अंदर खेत में कुछ काम करने का विशेष उत्साह नहीं था। उसे भरोसा ही नहीं था कि जो मैं उत्पादन कर रहा हूँ ये मेरा है, ये मेरे पास रहेगा। उसे तो ये शंका रहती थी कि इसे तो जमींदार ले जाएगा। अच्छा, अंग्रेजों का इस प्रकार का अत्याचार देखकर, चूँकि आप तो उस समय बच्चे थे, तो आपका भी खून खौलता था कि नहीं? हाँ, ये दशा देख करके अंग्रेज़ों को तो हम जानते नहीं थे, लेकिन बर्नियों के प्रति क्रोध का आभास होता था कि हमारा अनाज, हमारा घास इस तरह से क्यों ले जाते हैं। अब किसान ज़्यादातर पशुपालन पर आधारित था। वो ऐसा करता था कि खेती में कम ध्यान दे करके पशु पालता था। पशुओं को चराते थे, खेत खाली पड़े रहते थे, उसमें गाय भैंस फिर दूध देती थी। उस दूध से दूध बेचने का प्रचलन उस समय नहीं था। उस समय उस दूध से दूध घी खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं थी। किसान को दूध घी अधिक मिलता था, अनाज खाने को कम मिलता था, क्योंकि कहीं कहीं भैंसें दूध देती थी।
और उसको फिर बिलोया जाता था, बिलो करके मक्खन निकाला जाता घी। उस घी को बाज़ार में पीठ के दिन बेच करके फिर वहाँ से अनाज, कपड़ा, जीवन को चलाने के लिए कुछ आवश्यक सामान बाज़ार से लाया जाता और किसान के पास कुछ नहीं था। इसके साथ में किसान के साथ कुछ अन्य कर्मचारी भी जुड़े हुए थे, जैसे कुम्हार है, भंगी है, धोबी है, नाई है, बढ़ई है, लुहार है। अब उन लोगों के धैर्य को देखिए कि 6 महीने तक किसान के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता था। किसान 6 महीने तक उन्हें कुछ नहीं देता था, जैसे भी बेचारे गुजारा करते होंगे। 6 महीने में जब फसल आती थी तो सब जितने भी ये कारिंदे साथ लगे हुए हैं उन सबको देते थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्यार बहुत था। अच्छा, महिलाओं का भी सम्मान अंग्रेज करते थे या उन पर भी अत्याचार करते थे? अजी अंग्रेज़ों के लिए तो महिला और पुरुषों का कोई प्रश्न ही नहीं था। जो भी उन्हें ये महसूस होता था कि तुम्हारे विरुद्ध बोल रहा है या कोई प्रचार कर रहा है, वो चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए तो एक ही समान थे। कोई विशेष छूट महिलाओं के लिए नहीं थी। चिकित्सा की कोई व्यवस्था थी? यातायात के किस प्रकार के साधन थे? यातायात के साधन नगण्य थे। हमारी याद में एक सहारनपुर से गंगो तक ये सड़क बनाई गई थी कंकरों से, छोटी सी, जिसमें चल सके बात की बराबर में कच्ची थी, छोटा सा घोड़ा उसमें कंकरों का बनाया गया था, केवल सहारनपुर से गंगो तक। बाकी पूरे ज़िले में कोई सड़क पक्की नहीं थी, सब कच्ची सड़क थी, पैदल लोग चलते थे। और चलने के लिए यदि किसी के पास साइकिल होती थी तो साइकिल वाला आदमी ऐसा समझा जाता जैसे कार वाले की भी इतनी कीमत नहीं है, बड़ा समृद्ध व्यक्ति समझा जाता जिसके पास साइकिल होती थी। गांव में 1 या 2 साइकिल, जो कहीं मुलाजिम है, अमीन है कोई, या कोई टीचर है, तो उनके पास साइकिल होती थी, नहीं तो सब लोग पैदल जाते थे। यहाँ से सहारनपुर मुकदमा में जाते थे लोग, रात में रोटी बांध करके, और रात को 3 बजे 2 बजे चल देते थे पैदल, और कचहरी के टाइम पर वहाँ पहुँचते थे, और इसके बाद वहाँ से भूखे नंगे पैदल ही रात में किसी टाइम तक अपने घर आते थे। अच्छा, यहाँ गांव में हमें पता चला है कि आप 75 वर्षों से लगातार ध्वजारोहण कर रहे हैं, वो किस प्रकार से, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसमें कोई संदेह नहीं, मैं सन 1947 से सन 1958 तक विद्यार्थी के रूप में इस स्वतंत्रता दिवस गौरवमयी उत्सव को मनाने में सक्रिय रहा। मेरे अंदर इसमें भाग लेने के लिए आज इस उम्र में भी उत्साह है और उस समय भी उत्साह था। तो मैं कभी विद्यार्थी के रूप में, कभी शिक्षक के रूप में, कभी नागरिक के रूप में हर समय विद्यालयों में भाग लेता रहा हूँ। आज भी, जबकि मेरी अवस्था के आदमी इतने उत्साहित नहीं होते हर कार्य में, लेकिन मैं बड़े उत्साह से भाग लेता हूँ। अपने गांव के विद्यालय में उसकी अध्यक्षता भी करता हूँ, और ध्वजारोहण भी लगभग गांव के लोग मेरे हाथ से करवाते हैं। इसके बाद मुख्य वक्ता भी मैं ही रहता हूँ। ये मेरी इस स्वतंत्रता दिवस के संबंध में एक प्रेम समझो या उत्साह समझो कि मैं बड़ा उत्साहित रहता हूँ आज भी उस दिन। और पुरानी बातें इसी तरह से लोग बड़े गौर से सुनते हैं ये बातें, कि आपने तो सब बातें देखी हैं, ये सब बताने का प्रयास करता हूँ। और जो हमारे वीर और वीरांगनाओं ने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उनके विषय में भी बड़े विस्तार से बताने का प्रयास करता हूँ। पुराने समय में लोग खुश रहते थे या वर्तमान समय में खुश हैं? उस समय खुशहाल थे या वर्तमान समय में खुशहाल हैं? ये तो आदमी के मन की स्थिति पर निर्भर करता है। कभी कभी एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, मस्त रहता है, हंसता है, बोलता है, खेलता है,
उसे चिंता ही नहीं है कि मुझे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक धनवान व्यक्ति भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां अपने मन में लिए हुए कि ऐसा होया तो क्या होगा, ये होगा, विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं करते हुए वह अपने अंतर मन से दुखी रहता है। आज अधिकतर देखने में ऐसा ही आ रहा है कि जितने पूंजीपति हैं वैसे सक्षम हैं हर प्रकार से, कोई उनको कमी नहीं है किसी तरह की, लेकिन मनोबल उतना अच्छा नहीं है जितना उस समय पर उन गरीब लोगों का था। चलिए, तो रिटायर्ड हेड मास्टर चौधरी वीर सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि वो सुबह कैसी थी जिस समय गुलाम भारत आज़ाद भारत हुआ था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।